डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर डेटा प्राइवेसी की दुनिया में एक और डेजिग्नेशन, एक और जिम्मेवारी जो हर ऑर्गेनाइजेशन को पूरी करनी है, इसलिए एक और डेजिग्नेशन। अब इस वीडियो में हम डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करेंगे, उसकी की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आपको रोज़ डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। हम पहले बात करेंगे डेटा प्राइवेसी क्या है। डेटा प्राइवेसी मेरा हक है तय करने का कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करना चाहता हूँ और क्यों शेयर करना चाहता हूँ, और वो पर्पस सॉल्व करने के लिए क्या उसको मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर ऐसा है तो उसे मुझसे परमिशन लेनी होगी, तभी मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे अलाउ करूँगा, और अगर मैं अलाउ करूँगा तभी वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई मुझसे आके मेरी इन्फॉर्मेशन मांगे, बताए कैसे प्रोसेस करेगा और किसी और के साथ भी शेयर करने की परमिशन ले, इसे डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी में मुझे ये रूल्स और लॉज मिले हैं कि मैं तय कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत जगह इस्तेमाल हो रही है या गलत जगह शेयर हो रही है तो मैं अपना बचाव कर सकूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हो, कभी कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे आप एक बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलने जाते हैं, बैंक वाले आपसे आपकी बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपका नाम पता फॉर्म पे भरवाते हैं और साथ में एक कॉलम में वही भी पूछते हैं कि क्या हम चेकबुक और डाक आपके घर भेज दें। अगर आप चाहते हैं कि वो किसी कुरियर एजेंसी के साथ आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर शेयर करें तो आप टिक मार्क येस कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई कुरियर एजेंसी ना इन्वॉल्व हो तो आप उस टिक मार्क को क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है जिसमें हम सिर्फ एक चेकबुक के घर पहुंचने की बात कर रहे हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके बायोमेट्रिक्स आते हैं, आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन आती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई गलत तरीके से और कई गलत तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल पे कंसेंट मैनेजमेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन PII पे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप चाहें तो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए अब बात करें कि ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये है किसके पास। दो कैटेगरीज हैं। एक कलेक्टर जो मेरे से मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाता है, उसको मुझे ठीक से बताना होगा कि वो क्यों कलेक्ट कर रहा है और वो मेरे से इन्फॉर्मेशन ले लेता है। वो मेरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए भी जिम्मेवार है, उसकी स्टोरेज के लिए भी जिम्मेवार है, उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने के लिए भी जिम्मेवार है। और दूसरी कैटेगरी है वो है प्रोसेसर भी। प्रोसेसर शब्द का भी मतलब बड़ा साधारण है, वो जो मेरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है ना। कलेक्टर ने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको दी, जो आदमी उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। वो स्टोर भी करेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी के साथ शेयर भी करेगा। ये उसका रोल है, ये उसको परमिटेड है। ये तो तभी तो हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी थी क्योंकि हमने उसको ये चीज़ें उसके साथ अलाउ की थी, क्योंकि उसके यहाँ से प्रोसेस हो रही है, उसके एम्प्लॉयज़ उस इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, तो ब्रीच का रिस्क उसके यहाँ भी उतना ही है जितना कलेक्टर के यहाँ पे है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कलेक्टर ही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी बैंक अकाउंट की बात की, जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो तो बैंक ने मुझसे ले ली। खाता खोलने और अकाउंट नंबर एलोकेट करने की जो एक्टिविटी है वो बैंक हमेशा खुद करते हैं, वो कहीं आउटसोर्स नहीं होती। उन्होंने सॉफ्टवेयर किसी से खरीदा होगा लेकिन आउटसोर्स नहीं होता, वो उनके अपने पास होता है। लेकिन चेकबुक डिलीवर करने का काम थर्ड पार्टी को दिया हुआ होता है। तो चेकबुक डिलीवर करने के लिए तो प्रोसेसर थर्ड पार्टी है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए कलेक्टर और प्रोसेसर दोनों बैंक हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मांगी भी उन्होंने और प्रोसेस भी वही कर रहे हैं। ठीक, तो अब इन कलेक्टर्स और प्रोसेसर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करें कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्राइवेसी रिलेटेड कंप्लायंसेस क्या हैं, इन्फॉर्मेशन ढंग से कलेक्ट की जाए, इन्फॉर्मेशन फ्री कंसेंट के साथ कलेक्ट की जाए, यानी कि जो यूज़र आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो अपनी खुशी से आपका पर्पस ठीक से समझ के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बैंक अकाउंट एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, लेकिन उसमें भी जो सेल्स का आदमी कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेके आता है उसको भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कस्टमर को ये बात ठीक से समझ आई है कि आप क्या क्या करने वाले हैं। और आप कई बार बैंक अकाउंट्स के साथ, लोन अकाउंट्स के साथ कई और फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं और कई बैंक इंटरेस्ट और चार्जेस भी लगा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें उस आदमी को पता होनी चाहिए जिसकी आप इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। आपका पर्पस जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सेफली स्टोर होनी चाहिए, और अगर आप उसको अपनी कुरियर एजेंसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान से करें। इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग अगर इंटरनेशनल जा रही है तो वो भी बहुत ध्यान से देनी ज़रूरी है,
क्योंकि हर देश में डेटा प्राइवेसी के अलग अलग कानून हैं। तो आपको अपने देश का कानून भी फॉलो करना है और बाकी देशों के कानून भी फॉलो करने हैं। अगर आप वहाँ के नागरिकों की जानकारी अपने पास ला रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनके कानून को फॉलो करें। और इस सब से आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं और आप कंप्लायंसेस भी मीट कर रहे हैं। तो पूरी लिस्ट देख के लगता है बहुत सारे एडिशनल काम आ रहे हैं जब आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहे हैं। ध्यान दें कि जितनी ज़्यादा सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन आप हैंडल कर रहे हैं, मिसयूज पे, रॉन्ग शेयरिंग पे उतनी ही ज़्यादा पेनल्टीज हैं और बहुत हैवी पेनल्टीज हैं हर एक देश में। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा सीनियर आदमी हो जो आपको गाइड कर सके कि क्या कानून है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। और उसको GDPR ने डेजिग्नेशन दिया है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। कई कंपनीज हैं जो बहुत बड़ी हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अलग अलग देशों में काम करती हैं, उनको अलग अलग देश के कानून भी चाहिए। हर लोकल कंप्लायंस भी है, इंटरनेशनल कंप्लायंस भी है। कुछ कंपनियां हैं जो मिड साइज की हैं, एक ही देश में काम करती हैं, उनको अपने देश के हिसाब से कंप्लायंस चाहिए। कुछ कंपनियां शायद और भी छोटी हो सकती हैं, वो चाहे तो इंटरनल आदमी ना रख के एक्सटर्नल हेल्प ले लें और अपने किसी सीनियर एम्प्लॉय को जनरल प्रैक्टिसेस के बारे में उससे गाइडेंस दिला दें और टाइम टू टाइम उससे एक्सटर्नल ऑडिट कराते हैं, जिससे कि ब्रीच और कंप्लायंस जो है मीट हो सके, कोई ब्रीच ना हो सके इंफॉर्मेशन का। क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रीच, चाहे आप ये कहें कि हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन अगर आपकी कंपनी के टर्नओवर का 2% पेनल्टी है तो आपकी कंपनी के साइज के हिसाब से पेनल्टी है, छोटे या बड़े के हिसाब से अपने आप प्रोपोर्शनल है। इसलिए किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उनकी प्राइवेसी, जो प्राइवेसी के टर्म्स हैं उनकी कंपनी में ठीक से हैंडल किए जाएं और अपनी कंपनी के साइज के हिसाब से और डेटा की सेंसिटिविटी और क्रिटिकलिटी के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आप इंटरनल DPO हायर करेंगे, एक डेडिकेटेड रोल, या एक्सटर्नल DPO हायर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है DPO के रोल में वो ये समझने की है कि हम बात तो डेटा की और प्रोटेक्शन की कर रहे हैं, लेकिन डेटा प्राइवेसी जो है वो IT का फंक्शन नहीं है, वो बिजनेस का फंक्शन है। क्योंकि IT वाले डेटा को, इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं, इसलिए टेक्निकल आदमी DPO का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन DPO के रोल में कंप्लायंसेस और कानून नहीं है, इसलिए लीगल आदमी भी DPO का रोल प्ले कर सकता है। शायद लीगल आदमी के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है DPO का रोल प्ले करना, या दोनों का आपस में मिल के काम करना। तो जो DPO है वो ये तो नहीं बताएगा कि कौन से रेड लेवल पर डेटा स्टोर होना चाहिए, वो ये भी नहीं बता सकता कि आपके फाइल सर्वर पे किस किस को कैसा एक्सेस होना चाहिए, लेकिन वो ये जरूर बता सकता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन पे किस डेजिग्नेशन के आदमी को क्या एक्सेस होना चाहिए, जिसको IT वाले अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंसेस मीट करने में मदद कर सकें। DPO के रोल की जो मेन इंपॉर्टेंस है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ही कंप्लायंस मीट करना है। उसको कंप्लायंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए उसको कानून की नॉलेज होना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या रिस्क लिए जा रहे हैं और अगर कोई को ब्रीच होता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। ब्रीच होने पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कानून की तो आती हैं, लेकिन ब्रीच की नोटिफिकेशन क्या है, क्या आपने रिस्पेक्टिव यूज़र को बताया कि उसका डेटा ब्रीच हो गया है, ब्रीच होने के इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट की असेसमेंट किसने की है। और DPO का रोल है कि वो कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करे और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करे। DPO के बेसिक रोल और डेफिनेशन पे सिर्फ इतना ही। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में हम DPO के अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग ज्योग्राफीज में DPO के क्या रोल्स हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, अलग अलग कंप्लायंसेस में, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।